बुद्धं शरणं गच्छामि। सेनापति ने शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई। इसका उद्देश्य था सेना में भर्ती होना अनिवार्य है ऐसी घोषणा कर दे। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। अल्पमत का निश्चय था कि बहुमत के आगे सिर न झुकाया जाए। दुर्भाग्य से किसी में यह साहस नहीं था। मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम ना आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना होगा। लेकिन याद रखो, संघ तुम्हें दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल नरेश की अनुमति की आवश्यकता नहीं। पहली बात, वह किसी भी हालात में स्वीकार नहीं कर सकता था। तीसरी बात पर तो वह विचार तक न कर सकता था। उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक मान्य हो सकती है। कृपया मेरे परिवार को दंडित न करे। सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दे। मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दे। मैं खुशी से इसे स्वीकार कर लूंगा और मैं इस बात का वचन देता हूं कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से न करूंगा। प्रवज्या अभिनिष्क्रमण। सेनापति बोला, तुम्हारी बात मानना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाले का वर्ण करो तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग ही जाएगा। वह निश्चय पूर्वक इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि शाक्य संघ ने ही यह दंड दिया होगा और वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। सिद्धार्थ गौतम का उत्तर था, यदि यह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूं। मैं परिव्राजक बन सकता हूं और देश के बाहर चला जा सकता हूं। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है, किंतु उसे इसके कार्य रूप में परिणीत होने में संदेह था। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुज्ञा के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भरसक अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा और कहा, मैं वचन देता हूं कि चाहे अनुमति मिले या चाहे ना मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल है। संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। सभा के सम्मुख जो कार्यक्रम था उसे समाप्त कर संघ विसर्जित होने को ही था कि एक तरुण शाक्य ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, कृपया मेरी बात सुने, मैं कुछ महत्व की सूचना देना चाहता हूं। उसे बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश के बाहर चला जाएगा। लेकिन एक बात है जिससे मैं थोड़ा चिंतित हूं। अब जब सिद्धार्थ आंखों से अदृश्य हो जाएगा तो क्या संघ का यही इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए? मैं चाहता हूं कि संघ पुनः इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल नरेश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का पता लग ही जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे तो कौशल नरेश समझ जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम ने इसीलिए देश का त्याग किया होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने का विरोधी था। यह हमारे लिए अच्छा ना होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय को यूं ही गुजार देना चाहिए। अन्यथा कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं के बीच संबंध स्थापित कर लेगा
संघ को लगा निश्चय से यह बात महत्वपूर्ण है। नीति की दृष्टि से यह बात मान ली गई। इस प्रकार शाक्य संघ की यह दुखांत सभा समाप्त हुई। उस अल्पमत ने जो युद्ध का विरोधी था, किंतु जिसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस न था, संतोष की सांस ली कि एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पार हो